एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का शावर रख दिया। आपने ये ऐड तो ज़रूर देखा होगा। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वाटर स्केर्सिटी एक प्रॉब्लम बन गया है। नाउ अब ये सिर्फ ऐड नहीं रहा, दिस हैज टर्न इनटू रियलिटी ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर में पानी खत्म हो रहा है। जी हाँ, बैंगलोर इज फेसिंग अपना सबसे वर्स्ट वाटर क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 226 में से 223 तालुक्स ऑफ कर्नाटका अफेक्ट हुए हैं ड्रॉट से, इंक्लूडिंग मांड्या एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट्स। और जैसे जैसे गर्मी का सीज़न पास आएगा ये प्रॉब्लम और इंटेंसिफाई होएगी। कर्नाटका में वाटर क्राइसिस चल रहा है। भले इसका पूरा फोकस बैंगलोर अट्रैक्ट कर रहा हो, बट ये पूरे कर्नाटका की प्रॉब्लम है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी ने ये बताया कि बैंगलोर 500 मिलियन लीटर्स पानी की शॉर्टेज फेस कर रहा है, जो सिटी की टोटल डिमांड का 1/5 है। ये प्रॉब्लम सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है और ना ही ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। कर्नाटका और उसके आसपास के स्टेट जैसे तेलंगाना और महाराष्ट्र भी वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन कैसे गया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बैंगलोर में बहुत सारी एमएनसीज ने अपनी कंपनीज खोली और बैंगलोर बना इंडिया का सिलिकॉन वैली। और फिर क्या, लोगों को हायर किया गया और धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का सेटलमेंट होना शुरू हुआ। अब विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड आई न्यू हाउसिंग कॉलोनीज़ की। इन हाउसिंग कॉलोनीज़ को बनाने की वजह से बहुत सारे रैम्पेंट चेंजेस लाए गए, जैसे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक, जो बने हिंड्रेंस टू द नेचुरल फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विशाल मिश्रा जी, जो एक प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंस एट IIT गांधीनगर, उनके अकॉर्डिंग ये कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन बैंगलोर की सिचुएशन के लिए द मोस्ट ड्रामेटिक वर द सीजनल फ्लक्चुएशन इन रेनफॉल पैटर्न एंड स्टेट की इनएबिलिटी टू डील विद सच चेंजेस। चलिए जानते हैं कुछ फैक्टर्स विच आर लेड टू द वाटर क्राइसिस इन बैंगलोर। According to Karnataka State Natural Disaster Management Center, कावेरी बेसिन के रिजर्वायर जैसे हेमावती, काबिनी और हारंगी अपनी 39% ऑफ टोटल कैपेसिटी फिल्ड हैं। जहां नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल से कर्नाटका को 38% कम रेनफॉल रिसीव होता है, वहीं साउथ वेस्ट मानसून से 25% डेफिसिट मिला। यानी कि ये जो सिटी है उसमें इनसफिशिएंट रेनफॉल हुआ है पिछले कुछ मानसून से, एंड इसने कावेरी नदी को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है, जो इस शहर में पानी का प्राइमरी सोर्स है। दूसरी प्रॉब्लम जो उठ के आती है वो है डिप्लीटिंग लेवल ऑफ एक्विफायर्स। अब ये एक्विफर्स क्या है? तो एक्विफर्स रॉक की बॉडी होती है जो ग्राउंड वाटर को होल्ड करती है। ग्राउंड वाटर यानी कि जो बारिश का पानी है वो सॉइल के ज़रिए छन के इन एम्प्टी स्पेसेस में जमा हो जाता है। विमल जी बताते हैं कि कैसे कर्नाटका का केस अलग है। वो कहते हैं साउथ इंडिया का एक्विफर सिस्टम अलग है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी रॉकी है, जिससे एक्विफर ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाते, एंड इसलिए भी ये जितनी जल्दी भर जाता है उतनी ही जल्दी खाली भी हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर ड्रॉट की कंडीशन प्रोलॉन्ग हो जाती है तो ये एक्विफर सिस्टम बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे एंड ज़्यादा टाइम के लिए ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब ये नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ की एक्विफर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी साउथ से अच्छी है, और अगर ये एक बार भर जाए तो काफ़ी साल तक इसमें पानी रह जाता है। एंड इसलिए भी बिहार एंड उत्तर प्रदेश जैसे लास्ट ईयर कर्नाटका के कंपैरिजन में जहाँ कम बारिश हुई, ऐसी प्रॉब्लम हमें वहाँ नहीं दिखती है। एक और रीज़न बताया जाता है फॉलिंग रिजर्वायर लेवल्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसमैनेजमेंट एंड इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल वाटर कमीशन की लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कर्नाटका के रिजर्वायर करंटली ओनली 26% ऑफ टोटल वाटर कैपेसिटी को होल्ड करते हैं, और ये पानी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। जहां पिछले साल ये इस टाइम के आसपास 8.8 बिलियन क्यूबिक मीटर होल्ड करता था, वहीं वो आज 6.5 बिलियन क्यूबिक मीटर होल्ड करता है। आधे बैंगलोर को पीने का पानी पाइप से सप्लाई किया जाता है और बाकी की आधी पॉपुलेशन को ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो एरिया जहाँ पाइप सप्लाई दी जा रही थी वहाँ अभी भी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन एरियाज़ में जहाँ ग्राउंड वाटर पे डिपेंड किया जाता था, दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द सिचुएशन। जैसे जैसे समर पास आएंगे ये कंडीशन और भी सिवियर होती जाएगी, विद डिमांड कमिंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू एग्रीकल्चर टू हाइड्रो पावर सेक्टर्स, जहाँ पानी एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज के एंगल से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू IMD एक रीज़न एल नीनो भी बताया जाता है।
हड़प्पन सिविलाइजेशन जो उस समय के अपने वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था, वहीं इस एज में विद रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन सिटीज़ में हम अपने वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवेज नेटवर्क्स को उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत बनी हुई है। विमल जी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी लेस है कि कंट्री लेवल पे 2-3 साल के लिए ड्रॉट आए, लेकिन स्टेट पे ऐसा हो इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जिससे हमें सरप्लस एरिया में जो वाटर अवेलेबल है उनको डेफिसिट एरिया में ट्रांसफ़र कर सके, ताकि पानी की प्रॉब्लम जो वाटर डेफिसिट एरिया में वो सॉल्व हो सके। इसका एक एग्जांपल है केन बेतवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, विच अकॉर्डिंग टू यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोवाइड करेगा एनुअल इरिगेशन ऑफ 10.62 लाख हेक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू 62 लाख लोगों को और जनरेट करेगा 103 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर। सेकेंड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर्स को एंकरेज करे ताकि वो वाटर एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, प्रिसिशन एग्रीकल्चर और क्रॉप रोटेशन। उनको ये करने के लिए इंसेंटिव्स या सब्सिडीज़ दी जाएं ताकि वो इन वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकें। एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट ऑन मोर क्रॉप एंड इनकम पर ड्रॉप ऑफ वाटर जो कि 2006 में आई थी, ये बताती है कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन 50% ऑफ वाटर को जा सकता है इन क्रॉप कल्टिवेशन और क्रॉप यील्ड को 40 to 60% तक बढ़ा सकता है। इट इज़ एंटिसिपेटेड कि फेज़ 5 ऑफ कावेरी प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेड है मई 2024 तक खत्म होगा, विल प्रोवाइड 110 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू 12 लाख पीपल। एक नेशन डेवलप तभी कहलाता है जब वो अपने सिटीजन्स को बेसिक नीड जैसे कि एजुकेशन, फूड एंड वाटर को इंश्योर करता हो। दो इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि वाटर जैसी बेसिक नेसेसिटी को हम ईजिली प्रोवाइड कर सकें, और हमें इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स का इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन और सही पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, जो शॉर्ट टर्म के गेन्स को ना देख लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखें, और वी एज सिटीजन नीड टू मेक श्योर कि हम इस रिसोर्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। पता है हम इंडियंस की खूबी क्या है कि हमें बस पता चलना चाहिए कि कोई चीज़ फ्री है, फिर जो हमने उसे एक्सप्लॉइट करना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, पानी फ्री नहीं है, और शायद ये हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब हमने और आपने इसको रेलवे स्टेशन पे ख़रीद के पिया हो। तो नेक्स्ट टाइम घर पे शावर ऑन करके घंटों अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के बजाय बकेट यूज़ करें, क्योंकि याद रखिए इंडिया में पानी फ्री नहीं है। धन्यवाद।